आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे क्लास 9th का। और चैप्टर का नाम है ल्हासा की ओर। और इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। वैसे छात्रों, हर एक चैप्टर की अपनी एक विधा होती है, एक लिखने की शैली होती है। तो इसकी जो विधा है वो है यात्रा वृत्तांत, अर्थात लेखक कहीं घूमने गया तो उसकी यात्रा का वर्णन। तो यहाँ पर जो राहुल सांकृत्यायन हैं वो तिब्बत घूमने गए हैं और तिब्बत की यात्रा का वर्णन उन्होंने इसमें किया है। और इसमें देखो लिखा भी है, संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-1930 में नेपाल के रास्ते तय की। मतलब नेपाल के रास्ते ही तय क्यों की? क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, मतलब वो तिब्बत नहीं जा सकते थे उस समय। तो लेखक ने भिकमंगे के वेश में, छद्म वेश में, मतलब छुपे हुए वेश में तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते से वो गया और उनका वर्णन भी उसने किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ का तिब्बती समाज कैसा था, कैसा वहाँ का कल्चर था और कैसी वहाँ के लोगों का रहन सहन था। अब देखो आगे चैप्टर को हम देखते हैं और बहुत ध्यान से चैप्टर को सुनना है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं, जिनमें सभी चीनी पलटन एक मतलब टुकड़ी का नाम होता है, जहाँ पर कुछ फौजियों की टुकड़ी, जहाँ पर कुछ सिपाही मिलकर रहते हैं, उसको पलटन बोलते हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग मतलब किला, दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त, जिसको मतलब उपेक्षा करके त्याग दिया हो, एक चीनी किला है। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। मतलब तिब्बत में क्या है कि वहाँ पर जाति पाति और छुआछूत, मतलब एक दूसरे से कि ये इस जाति का है, उस जाति का है, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, कोई सवाल नहीं है। वहाँ पर सब समान, सबको समान मानते हैं वो लोग, सवाल ही नहीं है। और औरतें न पर्दा करती हैं, और जैसे हमारे भारतीय समाज में कि औरतें पर्दा करती हैं, वहाँ पर पर्दा प्रथा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी के भिकमंगों को लोग चोरी के डर से, मतलब वहाँ पर क्या है कि लोग चोरी के डर से अपने घरों में भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आपके लिए उसे, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ऊपर चलना होगा, आने देते नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, कोई आपको जानता ना हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और थोड़ा नमक डाल दे दीजिए। चाय चोई में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग में बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है तो आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंग में चाय मथकर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं होती। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले एक आखिरी गांव में पहुंच गए। थोंगला मतलब यहाँ पर जो दिया है
तिब्बत की सीमा का आखिरी स्थान, मतलब उसको थोंगला बोलते हैं। पहले आखिरी गांव हम पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे रहते रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। मतलब भिकमंगे थे, उसके रहते हुए भी हमें ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम उसी रास्ते लौटे थे और भिकमंगे नहीं, एक भद्र मतलब सज्जन यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और ने हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति, मतलब मन की दशाएं, मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, बहुत से छंग एक वहाँ का पेय पदार्थ है जो नशीला होता है, बहुत लोग होश हवास में दुरुस्त रखते हैं, होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। अब हमें सबसे विकट ढाड़ा थोंगला पार करना था। ढाड़ा एक मतलब ऊंचा स्थान होता है, बहुत जो खतरा होता है जहाँ पर। ढाड़े तिब्बत के सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में, निर्जन मतलब यहाँ पर कोई न रहता हुआ, मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी कोई आसानी से नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारें तो खुद उसे प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिकमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार जीभ निकाल कूची कूची दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। मतलब वो भी भिखारियों की तरह ही एक्टिंग, मतलब वहाँ पर ऐसा ही अभिनय वो वहाँ पर करने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढाड़े से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढाड़े के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम और हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे आगे हम देखेंगे भी। भीटे मतलब एक ऊंचे स्थान, एक बहुत ऊंचा स्थान। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर ढाड़े के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी दूर मुश्किल थी,
लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और दो किनो बस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता। ये एक रूसी उपन्यासकार है जिसका नाम है, झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चल पड़ता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था, मतलब मंगोलों की तरह, जैसे मंगोलों के मुंह होते हैं लाल और चकोर। उन्होंने कहा, मैंने तो 2 टोकरी कंडे मतलब जो भैंस के गोबर से बनाए जाते हैं, फूंक डाले। 3-3 बार चाय गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। वहाँ भी अच्छे यजमान थे, मतलब खातिरदारी करने वाले। पहले चाय सत्तू खाया। सत्तू मतलब जो जौ और चना से बना हुआ पेय पदार्थ होता है, वो पानी में घोलकर पिया जाता है। रात को गर्मा गर्म थुक्पा भी एक पेय पदार्थ होता है जो हड्डी और मांस से लही की तरह बनाया जाता है, जो सत्तू के साथ में खाया जाता है। अब हम तिरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। अब हम ये सारा जो बता रहे हैं, ये तिब्बत की यात्रा के दौरान उसने क्या क्या देखा, कहाँ का खान पान कैसा था, सारा वृत्तांत लेखक बता रहा है। ये सब यहाँ पर बातें हो रही हैं। उसी पहाड़ी का नाम है तिरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े भी पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे ख़त्म नहीं हो सकते थे। गंडे मतलब जो बाजू पर बांध दिया जाता है झाड़ फूंक करके, जिससे नज़र ना लग जाए, ऐसी लोगों की मान्यता है। क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े ख़त्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा, यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा लेंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपये दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन 10-11 बजे तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े को सिर से ढक लें तो गर्मी ख़त्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी
डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित त्रि में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों विहारों के हाथ में होता है। मतलब उनकी जो देख रेख जो करते हैं, उन जागीरों की वो मठ विहार करते हैं। और जो विहार के क्या होते हैं, बौद्ध भिक्षुओं के मतलब मंदिर, जहाँ पर बौद्धों की मान्यता होती है, उसे उन्हें विहार कहते हैं। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करते, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब बिना पैसे के। ऐसे ही खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नस्मे बड़े भद्र पुरुष हैं, मतलब सज्जन पुरुष हैं। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थीं। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। त्रि गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना सामान पीठ पर उठाया। भिक्षु नस्मे से विदाई लेकर चल पड़े। अब इस चैप्टर में लेखक ने अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है कि कैसे वहाँ उसको क्या क्या चीज़ देखने मिली, 103 पोथियाँ रखी मिली, सारा वर्णन उन्होंने किया है। तो ये होते हैं यात्रा वृत्तांत। अब मुझे लगता है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा कि किस बारे में बात चल रही थी और लेखक क्या समझाना चाह रहा है। और ये कुछ इसके वर्ड मीनिंग हैं, शब्दार्थ हैं, इनको भी देख लेंगे, एक बार याद कर लेंगे। ये देखो यहाँ पर नीचे ये है, यहाँ पर ढाड़ा मतलब ऊंची ज़मीन, थोंगला तिब्बती सीमा का एक स्थान, भीटे टीले का आकार का एक ऊंचा स्थान, कंडे गाय भैंस के गोबर से बने जो ईंधन में काम आते हैं, सत्तू भुने हुए अन्न, जौ चना का आटा, और थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक खाने का पदार्थ। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा, चिरी मतलब फाड़ी हुई, और भरिया माने भार वाहक, जो भार को उठाते हैं, वजन को उठाते हैं। और सुमति लेखक को यात्रा के दौरान मिला मंगोल भिक्षु जिसका नाम है। तो ये चैप्टर था, इसको दोबारा खूब ध्यान से पढ़ेंगे और चैप्टर कैसा लगा ये हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। धन्यवाद।